हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिम ज़िया और आप फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर्स देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी अब आ रहा है चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस, जो कि इंशाल्लाह मेरा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। नॉर्मल चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक देन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचेंगे। अच्छा, मुझसे कोई पूछता है मैट्रिसेस होते क्या हैं, या एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर मैट्रिसेस किस तरीके से आते हैं। क्या सर इन्वर्स निकालने आएगा, क्या सर क्रैमर्स रूल आ जाएगा, क्या सर डिटर्मिनेंट निकालने आएगा, जो कि चैप्टर का नाम भी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, इतना कुछ नहीं होता। चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस का चैप्टर एप्टीट्यूड के अंदर कैसे आ रहा होता है, नॉर्मली थ्योरेटिकल बेस आ रहा होता है। कैसे थ्योरेटिकल बेस आ रहा होता है ये मैं ज़रा अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ज़रा करवाऊंगा ना, और प्रॉपर्टी से बताऊंगा, तब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगी मेरी बात। अच्छा जी, फिर कैसे आता है यार? सिंपल तरीके से, बस नॉर्मल ज़्यादा थ्योरी में आ रहा होता है, बट मैं इंशाल्लाह आपको इन्वर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, टेंशन ना लो उसके अंदर। मुझसे किसी ने पूछा मैट्रिक्स होते क्या हैं, तो भाई द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर नंबर्स को लिखना मैट्रिसेस है। कैसे? ऐसे 2/2 का फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, किस फॉर्म में रख दिया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख दिया, अरेंज कर दिया। देन मेरे पास एक टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये मैट्रिक्स का। मैं एक एक चीज़ और एक ही जुमला नहीं लिखूंगा, सॉरी टू से मैं इतना पैम्पर नहीं करता भाई। मैं एक ही चीज़ नहीं लिखूंगा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, हाँ, मैं उनके नोट्स जरूर बनवाऊंगा। कैसे बनवाऊंगा? मेरी जो भी लेक्चर कॉपी होगी उसके जरिए मैं आपको सारे के सारे नोट्स बनवा रहा हूँ। कैसे बनवा रहा हूँ? मैं प्रॉपर हेडिंग रीड कर रहा हूँ, आप बैठ के उसको वीडियो रोक रोक के, जब लैपटॉप पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो मेरे जो भी लेक्चर्स हैं उनको रोक रोक के, इस लेक्चर को रोक रोक के कॉपी डाउन करें, नोट डाउन करें। क्लियर? मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किस चीज़ की आती है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। भाई ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का एक और नाम होता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी होता है। क्या होता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स? या फिर इस चीज़ को हम डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स भी कह देते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से मुराद क्या होती है? मैंने इसके 3 नाम बता दिए, तीनों नाम नोट डाउन कर लें। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के बारे में बताना। बेसिकली नंबर ऑफ रोज या फिर बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के बारे में अगर आप बता सकते हो तो आप बेसिकली क्या बता रहे हो? आप बेसिकली ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स आया दिया 3 2 1 4 6 2 7 5 2। एक मैट्रिक्स आ गया। इसमें बेटा कितनी रॉज हैं? 1 रॉ, 2 रॉ, 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो क्या ऑर्डर है इसका? 3/3 का ऑर्डर है, यानी कि नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, बेसिकली नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं ज़रा टाइप्स के ऊपर, एक बड़ा ही अच्छी टाइप्स। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ ज़रा मैं। मेरे पास अब क्या टॉपिक आ जाता है? टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस का। मुझसे कोई पूछता है बंदा, इस दुनिया में कितनी टाइप्स के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं? तो भाई नॉर्मली 4 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड आई गेस नल मैट्रिक्स। ये 4 तरह के नॉर्मली होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मुझसे कोई बंदा पूछता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? भाई सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले उर्दू में बता देता हूँ, फिर अंग्रेजी में बता देता हूँ। अंग्रेजी के अंदर कुछ भी लिखनी हो तो लिख ले। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to number of columns is called square matrix. Clear? For example, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं एग्जांपल देने के अंदर। पेन नहीं मिलते भाई मुझे टाइम पे। फॉर एग्जांपल ए मेरा 2/2 का मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2 ही। क्लियर? सिमिलरली 3/3 का एग्जांपल खुद से ले लो यार, कोई भी 1 2 3 कोई भी नंबर यहाँ पे लिख देना, मैं इससे मार्किंग कर रहा हूँ। क्लियर? 3/3 कोई भी एग्जांपल आप ले लो। अच्छा, तो मैंने तो आपसे कहा था थ्योरेटिकल टॉपिक है, और थ्योरेटिकल के अंदर भी अच्छा खासा एक अजीब मुसीबत चैप्टर है। तो इसमें क्या मुसीबत है? आपने बोला सर स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और 4 तरह की टाइप्स होती है मैट्रिक्स की। तो बेटा कभी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप जानने की कोशिश करी है? तो आई होप आप में से बहुत से लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप हमें पता है क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये टाइप्स पढ़ी है ना इंटरव्यू के अंदर। तो आओ आज जरा देखते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की, और पेपर में वो सारी की सारी टाइप्स बहुत बार पूछ ली जाती हैं।
पहले मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की वो टाइप्स लिख दी जो आई गेस हर एक ने अभी तक पढ़ी हुई होगी, जो अभी तक सिर्फ जिसने अभी तक कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहा, सिर्फ सैप के लेक्चर्स ही ले रहा है मेरे। तो आई होप ये 3 चीज़ें आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, उसके अंदर यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आप में से बहुत से पूछेंगे सर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो भाई देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 4 0 8 9 2 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये वाले जो नंबर्स है ना सारे, ये वाले जो नंबर जिनको मैंने काटा है, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। टेढ़े वाले, ये लेफ्ट के अंदर टेढ़े करके जो नंबर्स होते हैं ना, सारे के सारे कौन से होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2, ये 6 था, पता नहीं 3 बनाया था, 0 था, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are zero except diagonal elements is called diagonal matrix। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम नंबर्स, तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। कैसे एलिमेंट्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? आइए, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को सेम करार दे दिया जाए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब चीजें जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स भी बड़े खसूसी हों, बड़े खूबसूरत हों, बड़े एक प्रॉपर्टी रखते हो। क्या प्रॉपर्टी हो? कि सब सेम हो, कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा कोई भी नंबर हो और एक ही नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 और बाकी इधर 0 0 0 0 0 0। यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है बेटा? इस मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, जितनी रोज है उतनी कॉलम है। पहले तो ये क्लियर कर लो, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं? सेम है, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या है? जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो आप बोलोगे सर एनी डायगोनल मैट्रिक्स whose डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर क्या होता है? भाई देखो बेटा, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स तो चलो मैं स्केलर दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स भी सब सेम हो, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी ये कंडीशन हो कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ सेम है बल्कि 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 0 0 0 0 0 0। कैसा मैट्रिक्स है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 तरह के मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा डायगोनल है, आइडेंटिटी है, स्केलर है। तो ये डायगोनल हो सकता है, मगर मोस्ट बीसीक्यू क्या होगा, यानी कि बेस्ट चूज ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बुरा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहता है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ सेम हो बल्कि वो 1 के बराबर भी हों। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाएं, तीनों के तीनों, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो, तो ना सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है मगर डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है। कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फाइनली है किसकी टाइप? है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन बन गई बेटा? आप बोलोगे सर एनी स्केलर मैट्रिक्स whose डायगोनल एलिमेंट्स कंटेनिंग +1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसका एक और नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये रिप्रेजेंट बाय होता है आई से। अच्छा, कभी आई के नीचे 3 बना हुआ आ जाए तो इस 3 का रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3x3 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली कभी आई के साथ स्क्वायर बना हुआ आ जाए, स्क्वायर का रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2x2 का मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो वो बेटा टाइप्स हैं जो आज तक आपने पढ़ी हुई हैं। मैं आपको ज़रा 6 से 7 टाइप्स और बताता हूँ। अगर आपको मज़ा ना आ गया ना तो फिर मेरा नाम बदल दिएगा। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिक। कभी नाम सुना है इनका? हायर क्लास में बेटा आती हैं ये, मगर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर इनकी डेफिनेशंस पूछ लेता है वो। मतलब डेफिनेशंस दे देगा और पूछेगा इसमें स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है, इनमें से हायर ट्रायंगुलर कौन सी है, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आसान ज़बान में समझाने की, वो जो मैं समझाने की कोशिश करता ही हूँ। ओके, मेरे पास अब बेटा चौथी टाइप क्या आती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, इसकी चलो पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मैंने क्या बात करी, मैंने डेफिनेशन में आपसे कहा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे वाले अगर जीरो हों, डायगोनल से बिलो वाले तब अपर होगा, तब अपर होगा। ये नाम इनका जरा अपोजिट नाम होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसके एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे वाले जीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है। 1 2 1 3 2 4 6 7 डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये वाले सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, 1 4 और 7। इसके नीचे वाले, इसके नीचे वाले, यानी कि ये तीन चीजें। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, किसी को मसला हो रहा है तो अलग कलर से शो कर देता हूं एक बार। मैंने कलर कर दिया, ये डायगोनल मैट्रिक्स मैंने कलर कर दिए। ये जो मैंने चीज कलर की है, क्या चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स से बिलो के तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। मुझे बताओ, इससे आसान तरीके से कोई टीचर समझा सकता है? अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं तो अपर ट्रायंगुलर है। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, इसका अपोजिट। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, तब क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। अगेन कह रहा हूं, इनकी जो नाम होते हैं इसके अपोजिट नेम है। बिलो के अगर एलिमेंट जीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर, अपवर्ड के अगर एलिमेंट जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन बनेगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि अगर अबव द डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 8 9 6 0 0 0। अगेन डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, ये तीन क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ये तीन, इनको मैंने कलरिंग कर दी, ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ये तीन क्या चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स आता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर इतनी टाइप्स हमने इंटर में पढ़ी नहीं थी, तो बेटा आई गेस इंटर की बुक के अंदर ये टाइप्स होंगी, बट मैंने भी इंटर लेवल पे नहीं पढ़ी, मैंने भी अपने हायर क्लास के अंदर आके पढ़ी, लाडे के कोर्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर, या फिर जब पढ़ाना स्टार्ट करा तब मैंने भी पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एप्टीट्यूड के अंदर, मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर इसके बहुत सारे जो है ना आपको एमसीक्यू मेरी शीट्स में भी दिख जाएंगे कि अपर ट्रायंगुलर बताओ क्या है, लोअर ट्रायंगुलर बताओ क्या है, सिमेट्रिक बताओ क्या है, सिमेट्रिक कौन सा है इन चारों में से, या स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। मैं अगेन अपनी बात रिपीट करता हूं, मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है अगर वो एक शर्त पूरी कर दे। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है अगर वो सिर्फ एक शर्त पूरी कर दे, और वो एक शर्त पे सारी गेम है। और वो शर्त क्या है कि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, मैं किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करूं, उसका ट्रांसपोज लूं, वो किसके बराबर आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही अगर आ जाए। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर देता हूं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला सकता है अगर वो एक शर्त पूरी करे। वो शर्त क्या है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, वो अगेन उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। क्लियर? आपने फॉर एग्जांपल ए, आपका क्वेश्चन था, आपने ए का ट्रांसपोज लिया, वो ट्रांसपोज अगेन ए के बराबर ही आ गया, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर वो एक शर्त पूरी कर दे। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं, अगर मैं यानी कि मैं अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, किसके बराबर है, -a के अगर बराबर है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं जो शुरू से रिपीट कर देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अगर किसी भी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर आपका ट्रांसपोज माइनस यानी कि आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ रहा है, तब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर यहां तक बात? आइए अब जरा और टाइप्स देखते हैं। देन हमारे पास बेटा दो मजीद फर्दर टाइप्स आ जाती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। एक आती है हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूं, देन उसका ट्रांसपोज लूं, और जो आंसर आए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए। यानी कि मैंने कहा ऐसा मैट्रिक्स कि पहले मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ए का कॉन्जुगेट लूं, देन इस पर्टिकुलर टर्म का, यानी कि पहले मैं अपने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूं, देन ट्रांसपोज करूं, और देन ये बराबर आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो क्या बन जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स।
क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट कॉन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा भाई? ऐसा मैट्रिक्स अपने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हो मगर किसके बराबर आ जाए? ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस साइन के, तो क्या होगा? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद अगेन अभी भी बात खत्म नहीं हुई भाई, अभी भी 9 टाइप्स हालांकि मैंने करवा दी हैं, अभी भी टाइप्स मौजूद है हमारे पास। अच्छा, मेरे पास अब 3 टाइप्स और आ जाती हैं, और ये लास्ट की टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की। मतलब फिलहाल इतनी काफ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ना। ये 10th है, ये 11th है, 12th है। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स द 10th वन। ये क्या होता है भाई? अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, अगेन ये हायर क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, अगर मैं अपने किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूँ, उसका आंसर क्या आ जाए? अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो फिर निलपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है? टी होगा। निलपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा भाई हमारे पास? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर आ रही हो और आंसर क्या आ जाए? 0। हियर पी इज एनी पॉजिटिव पावर, पावर। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई? आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ए का स्क्वायर बराबर आ जाए ए के, यानी कि मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, मैं उसका स्क्वायर लूँ, यानी कि ए इंटू ए करूँ और आंसर क्या है? ए ही आए। निलपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा भाई? मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर की पावर आ रही है और उस पावर की वजह से मेरा जो आंसर आता है वो क्या आता है? 0। हियर पी इज एनी पॉजिटिव पावर बेटा। देन लास्ट टाइप involutory matrix. Square matrix is called involutory matrix if a square is equal to I, यानी कि मैं अपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेता हूँ, उसका आंसर क्या आ जाए? आई आ जाए। तो बेसिकली इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या होगा कि भाई दो मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर लेता हूँ, वो स्क्वायर किसके बराबर आता है? आई के बराबर। तो बेसिकली ये इसको होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा, देन हमारे पास कुछ भी नहीं बचता भाई। मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया भाई। ये मैं आई गेस मैं डे की 3rd वीडियो बना रहा हूँ। सो देन मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स सारी टाइप्स ख़त्म हो गई, एंड अब मैं आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने सिंपल सी बात आपको शेयर की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसको और डिटेल में आके पढ़ा दूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, नहीं मेरा स्टेमिना बचा हुआ है, शायद बहुत शदीद तलब हो रही है मुझे ख़ास चीज़ की, मैं दिल चाह रहा है जाके जो है ना फूकना स्टार्ट करूँ। अगर मेरा कोई भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस बात को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि भाई देखो, स्क्वायर क्या शेप होती है? स्क्वायर ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। क्लियर? स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स आपस के अंदर बराबर हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। और सिमिलरली रेक्टेंगुलर एक ऐसी पर्टिकुलर शेप होती है जिसकी साइड्स बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे भी क्या है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1/1 या 2/1 का या 3/4 का या 4/3 का या 2/1 का कोई भी मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर मेरे पास एक बड़ी फेमस टाइप आ जाती है भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप के ऊपर, रॉ मैट्रिक्स। पहली टाइप मेरे पास क्या आती है? रॉ मैट्रिक्स। यानी कि रॉ मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर कर रही है क्या है? रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद सिर्फ क्या चीज़ मौजूद होगी? एक रॉ मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये 3/1 की एक रॉ हो गई। हाँ सही है, ये पूरी एक रॉ मुझे उसने दे दी। ये कितनी, क्या इसका रेशियो होगा? मैं आपसे ऑर्डर इसका पूछूं तो आप बोलोगे सर देयर इज ओनली 1 रॉ बट 3 कॉलम्स। तो क्या इसका वो है? 1/3 का ये मैट्रिक्स होगा ऑर्डर का, क्योंकि सिर्फ एक ही रो है इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं? 3। सेम नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। यार मेरी स्पेलिंग देख लेना भाई, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम बना हुआ आ जाए, 1 2 3। कितनी रॉज हैं? 3 रॉज हैं, मगर कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक कॉलम है। तो किसकी एग्जाम्पल में आएगा? कॉलम मैट्रिक्स की। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर एक बड़ी टाइप आ तो जाती है मेरे पास, 1-2 टाइप और आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक और टाइप पेपर में पूछ लेता है कभी कभार, मेरी शीट्स में शायद मिल जाए आपको, मेरा ख्याल है मैंने दी हुई है पास पेपर वगैरह से कहीं से। क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा कि अगर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज जो हों लेस हों एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 8
6 7। अरे भाई मैं एग्जाम्पल अपनी तरफ से देता हूँ तो उसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। 2 3 1 8 6 7 फॉर एग्जाम्पल मेरा मैट्रिक्स है। मैंने क्या डेफिनेशन बताया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की? एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच दी नंबर ऑफ रोज आर लेस देन दी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो, कम हो किससे? नंबर ऑफ कॉलम्स से। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बेटा? 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? खाली 2। तो नंबर ऑफ रोज अगर कम है नंबर ऑफ कॉलम से तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलरली मेरे पास एक और टाइप आती है वर्टिकल मैट्रिक्स। ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जाहिर सी बात है यार, इसका उलट होगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रोज, तो जाहिर सी बात है वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैं 1 2 6 7 4 0। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। ये दो नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ अभी भी अगर आप में से किसी को नहीं आती तो भाई नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? ये वाली चीज़, खड़ी हुई चीज़ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, सही है। नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? ये चीज़ नंबर ऑफ रोज हैं। ये क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 2 और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच दी नंबर ऑफ कॉलम्स आर लेसर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रॉज, तो वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया। देन मेरे पास मैट्रिक्स की थर्ड टाइप आ जाती है। अभी तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ रहे थे ना, तो मेरे पास पर्टिकुलरली मैट्रिक्स की थर्ड टाइप आ जाती है। और ये टाइप क्या होती है? बहुत ही ईजी टाइप है। आप बोलोगे इसे टाइप में पढ़ी हुई है, जब मैं आपको बताऊंगा क्या टाइप होती है भाई। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 के बराबर। ऐसा एलिमेंट जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 के बराबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? O से रिप्रेजेंट करते हो। अगर O2 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स है। और अगर O3 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है। देन मेरे पास फोर्थ टाइप आ जाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, मसले की बात थोड़ी है यार। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है मेरे बेटे? ये होता है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर इस सिंबल आ जाए, या ये सिंबल आ जाए, या ये सिंबल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 6 7 8 3 2। इसके बाहर सिंबल बना हुआ ट्रांसपोज का। तो बेसिकली ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करते हैं कि आप नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम्स में, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रॉज में शिफ्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मैट्रिक्स है, सिंपल सा मैट्रिक्स है 2 3 1 4 6 7 8 3 2। भाई ट्रांसपोज लगा, मैंने ट्रांसपोज करना है, यानी कि नंबर ऑफ रॉज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करना है। भाई कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, पहली वाली पूरी रॉ उठाओ, 2 3 1 हॉरिजॉन्टली है ना, इसको वर्टिकल में शिफ्ट कर दो, ऐसे करके लिख दो। दूसरी वाली रॉ क्या है? 4 6 7, अगेन हॉरिजॉन्टल में बैठी हुई है ना, इसको खड़ा कर दो, 4 6 7। लास्ट वाली रॉ देखो, बैठी हुई है ना, 8 3 2 बैठा हुआ भी है, ये बैठी हुई है, खड़ा कैसे करोगे? 8 3 2। क्लियर? ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट, भाई ये सब आपको बचपन से आता है। एटलीस्ट मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं इस लेवल के ऊपर आके आपको ये सब सिखाऊंगा, बताऊंगा, ये टोटली बच्चों वाली चीज़ है। यार मेरे पास, मैंने ऑल दो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। कोई मुझसे पूछ ले कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई मुझसे पूछ ले कि अगर ये आपको मेरे ख्याल में मेरे एमसीक्यूज़ में मिल जाएगा, अगर एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ और फिर उसका ट्रांसपोज लूँ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, ऐसे का आंसर ए ही होगा। आप करके चेक कर लें इस वाले के ऊपर। अभी आपने इसका एक बार ट्रांसपोज लिया, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेके देख लें, दोबारा से ही वही बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, शेप को दोबारा यहाँ पे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दोबारा से ओरिजिनल ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर ये प्रॉपर्टी होती है, बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से आपको शॉर्ट पॉइंट्स के जरिए बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स ए हो, उसका आप ट्रांसपोज लें और देन अपने आंसर जो आपका आया ट्रांसपोज का, उसका एक और बार ट्रांसपोज ले लें, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। कोई भी मैट्रिक्स को अप्लाई करके चेक कर लिया, आंसर सही आ रहा होगा। अच्छा, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हो, यानी कि ए मैट्रिक्स को मैंने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, ए मेरे पास डिफरेंट मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स में डिफरेंट था, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इनका मैंने ट्रांसपोज लिया। मैंने पहले दो मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स 3/3 के ए और बी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया। वो हमेशा बराबर आएगा कि अगर आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें पहले और देन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मैंने दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया, देन ट्रांसपोज लिया, उसका जो भी आंसर आया वो हमेशा उस आंसर के सेम आएगा कि अगर आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें पहले और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। क्लियर? अच्छा, अगर कभी मेरे साथ किसी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट आ रहा हो और बाहर ट्रांसपोज में ले लूँ उसका, तो उसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इजीली आप ए के ऊपर ट्रांसपोज ले लिया करेंगे। क्लियर यहाँ तक की बात आपको बेटा? क्लियर? मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके हर तरह के रिव्यूज़ मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है भाई। ऑल्दो मुझे अमेजिंग वीडियो, वेरी गुड सर, ये सुनने का भी शौक नहीं है, कि मुझे पता है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ भाई।
अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है कि भाई मैट्रिक्स को सॉल्व करना, वैल्यू निकालना, या किसी भी मैट्रिक्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकालना डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे इस लेवल के ऊपर मेरे नहीं ख्याल में कोई टीचर सिखाता है या बताता है, मैं फिर भी चलो बता देता हूँ। मैट्रिक्स है 3/3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आओ, 4/4 के मैट्रिक्स भी आते हैं और मेडिकल के अंदर आते हैं, लाडे वगैरह के कोर्सेज के अंदर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन तक के अंदर मैथ्स का कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली जब मैं अपनी एक दोस्त को सॉल्व करके उसे भेजा मैंने, तो मुझे पता चला कि भाई मैथ्स से जो इंसान जान छुड़ाता है कहीं ना कहीं मैथ्स से पकड़ ही लेता है। 3/3 का मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, बहुत ईजी तरीके बचपन में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। मेरी राइटिंग इग्नोर करना है, मेरा कभी तो दिल नहीं चाह रहा लिखने का भी, मगर मैं फिर भी लिख रहा हूँ। मेरे पास सिंपल मैट्रिक्स आ गया, इसको सॉल्व करना है। 3/3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे डिटर्मिनेंट लेना है, बहुत आसान तरीका है, मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ये लिखा हुआ, किसी को पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, सिंपल। कैसे करते हो, पहली वाली रॉ का आपने पहला एलिमेंट सेलेक्ट करा, उस पूरी रॉ को इग्नोर कर दो, उस पूरी रॉ को इग्नोर कर दो, और उस पूरे कॉलम को इग्नोर कर दो। पहली वाली आपने रॉ का कोई एलिमेंट सेलेक्ट करा, 1 सेलेक्ट करा, तो उस पूरी रॉ को इग्नोर कर दो, पूरे कॉलम को इग्नोर कर दो। बाकी जो 4 चीजें बची उनको लिख लो, 5 6 8 9। माइनस का साइन, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, माइनस का साइन, और रॉ के सेकंड एलिमेंट को लिखा, क्या है 2 है तो 2 आ गया। अब इस पूरी रॉ को अगेन इग्नोर कर दो, और इस पूरे कॉलम को जिसमें 2 आ रहा है उसके पूरे कॉलम को इग्नोर कर दो। क्या क्या बचा, 4 7 6 9। सिमिलरली प्लस का साइन, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट लेते हैं पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 4/4 5/5 6/6 सबके अंदर ये काम हो रहा होता है। प्लस का साइन 3, अब थर्ड एलिमेंट को आपने लिखा, वो पूरी रॉ, और ये 3 वाला पूरा कॉलम, 3 वाला पूरा कॉलम जहाँ पे मैं अपना हाथ फेर रहा हूँ, इस पूरे को इग्नोर कर दो। क्या चीज़ें बची, सिर्फ ये 4 चीज़ें बची, 4 5 7 और 8। इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब आप आगे का काम आगे खुद आता होगा। दुनिया में 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट निकल सकता है, जिनका दूसरे वो जिनका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। वो तमाम मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट निकल सकता हो उन्हें हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आ रही हो वो नॉन सिंगुलर होते हैं, और जिन तमाम मैट्रिक्स की वैल्यू जिन तमाम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होती है उन्हें हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन मेरे पास फिर एडजॉइंट मेथड आता है। इंटर के अंदर एडजॉइंट मेथड पढ़ा होगा, और आपको याद होगा कि मैं किस भला को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। A11 A122 A133 A114 A211 A21 A23 A22 A23 A31 A32 एंड देन A33। आई हो मेरे ख्याल में मुझसे बोलते हुए गलतियाँ हुई हैं भाई, तो उसको इग्नोर करना, मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं लिख के बता देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं क्या बताना चाह रहा था भाई, याद आ रही है कोई भला? फर्स्ट ईयर 2 साल पहले कुछ पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका। क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका? अपने पास दिल में बोलना स्टार्ट करो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, और बाहर एक ट्रांसपोज का साइन भी होता था। पहले A1 के सॉल्व करोगे, फिर A12 के लिए, फिर A13 के लिए, फिर A31 के लिए, A32 के लिए, फिर A33 के लिए। और सोने पे सुहागा अगर A इनवर्स भी निकालने के लिए आ जाए, अगर क्या निकालने के लिए आ जाए, इनवर्स भी निकालने के लिए आ जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला होते हैं ना यार, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यहाँ पर भी यही है, मगर वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ A इससे निकालना पड़ता था। A11 को पहले सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे मैं वही बता देता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ इंटर लेवल भी भाई। -1 लिखते थे, यहाँ पे जो पावर होती थी आपकी 1 1 की उसको 1 + 1 लिख दिया, और जो भी फिर आपका 1 1 के अलावा बाकी चीज़ें बच जाती थी उस रॉ और कॉलम को इग्नोर करने के उन चारों को यहाँ पे लिखते थे और डिटर्मिनेंट निकालते थे, सिंपल से यही करते थे ना बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या ख्याल है, क्या आप ये करोगे? अगर तो आपका ख्याल है नहीं तो फिर कैसे करोगे? क्या कैलकुलेटर यूज़ करोगे? तो ज़रा अपने सामने आपके पास कैलकुलेटर पड़े होंगे, कैलकुलेटर ये रो, मैंने भी निकाल लिया। इस कैलकुलेटर के अंदर कहीं ऑप्शन नहीं होता, मैट्रिक्स के ऊपर मैं चला जाऊँ, कैलकुलेटर को चलाना और कैलकुलेटर को समझ में आना है इंसान को आना चाहिए। जिस तरह आपका हाथ मोबाइल पे चलता है, अगर आपका हाथ उस तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर नहीं चलता तो सॉरी टू से पता नहीं क्यों मुझे उन लोगों पे, उन लड़कों का शायद गुस्सा आता है, मैं दिल चाहता हूँ लानत भेजूँ उनके ऊपर। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से एक इंसान का हाथ कैलकुलेटर के ऊपर चलता है उसी तरीके से उसका हाथ जिस तरीके से इंसान का हाथ उस मोबाइल पे चलता है उसी तरीके से उसका हाथ कैलकुलेटर पे चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो माज़रत के साथ आपका कोई काम नहीं है, मुझे आप नहीं पसंद कम से कम।
कि भाई कैलकुलेटर पे हाथ अपना रवा नहीं रहो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपका एक काम है, आपका एक पैशन है, आपका शौक होना चाहिए। मैं अगर मैट्रिक्स के ऑप्शन पे चला जाऊँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा यार, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा किसी भी तरीके से। डिटर्मिनेंट निकालने वगैरह तो फिर भी ऑप्शन आ जाते हैं, मगर एडजॉइंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। तो मैं कैसे एडजॉइंट निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है ए इनवर्स निकालने के लिए। अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन आ गया ए इनवर्स निकालने के लिए, मैं ज़िंदगी भर के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है इतना हार्ड एनईटी के पेपर में ना आए, पर मैं इसलिए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इतना डिटेल में जाके पढ़ाना मैं पढ़ा रहा हूँ। आप में से अगर किसी को बुरू बुरू मुंह बना रहा था कि भाई राइटिंग सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो भाई देखो मैं इतना डिटेल में जाकर पढ़ाता हूँ, मेरा कवर अप हो जाता है। सही है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई अगर कभी एडजॉइंट निकालने आ गया, कभी ए इनवर्स निकालने आ गया, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए। अब कैसे निकालोगे आप? कैलकुलेटर में पहले बता रहा हूँ, ए इनवर्स निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालने का होता है, ट्रांसपोज निकालने का होता है, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हो, डिवाइड ले सकते हो, बाकी सारे ऑप्शन हैं। ए इनवर्स निकालने का ऑप्शन नहीं है। तो यार मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक अगर याद कर लोगे ना, ज़िंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। और मेरी तरफ से पूरी ज़्यादा भाई, आगे अपनी किसी दोस्त को, अपनी किसी कज़न को, अपने किसी छोटे भाई को, बहन को, या अपने किसी स्टूडेंट को फर्दर ज़िंदगी में पढ़ाते हो तो उसको ज़रूर सिखाना। मेरे लिए सदका जारी है भाई, मुझे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि फ़ीस तो मैं दे नहीं रहा, तुम लोगों की चीज़ है, सैप वाले मुझे फ़ीस की पेमेंट तो करते नहीं है। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई? ये सिंपल सी एक चीज़ है। क्या है ये? आओ इसको समझ लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए आप लोगों को। क्या है ये? 1, मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। मेरे पास अगर एग्जाम में ऐसा कोई मैट्रिक्स आ गया और मुझसे क्या कहा गया, ए इनवर्स निकालना, एनईटी के पेपर में कभी कभार ए इनवर्स पूछ लेते हैं, पर ज़्यादातर नहीं पूछता। अगर तो पूछ लिया तब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आगे अपने किसी दोस्त को जरूर पास करिएगा। अपने किसी ज़िंदगी में मैं कहता हूँ यार, हर इंसान को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना इसलिए चाहिए, उसे पैसों की नीड हो, बल्कि पढ़ाना इसलिए चाहिए क्योंकि पढ़ाने से आपके अपने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। मैं हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई इंसान पढ़ाता है तो उसको नॉर्मलाइज करना सीखो। इसको ये बस समझना सीखो कि भाई पढ़ाना एक गुनाह नहीं है, कि पढ़ा के कोई बंदा पैसे अगर कमा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसको फाइनेंशियली मसला है। नहीं, लोगों का पढ़ाना पैशन होता है, मेरा पढ़ाना पैशन है, मैं अपने पैशन की वजह से पढ़ाता हूँ। खाली ये मेरा शौक है बहुत ज़्यादा, मुझे फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का, या मजबूरी, मेरा पैशन है। क्यों? मुझे शौक है कि यार अगर मैं कोई चीज़ मुझे आती है, कोई इल्म मुझे आता है, वो इल्म अगर मैं आगे पास करूँ, हो सकता है यार वो बंदा कोई और आगे पास करो, मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगी। तो ए इनवर्स मेथड, अगर कभी आपको ए इनवर्स मेथड निकालने के लिए आए तब कैसे सॉल्व करोगे इसे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जो भी मैट्रिक्स है ना, अच्छा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अभी हम एडजॉइंट निकालने का तरीका देख रहे हैं। ये जो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये एडजॉइंट निकालने की ट्रिक है। किसके लिए ट्रिक है? एडजॉइंट के लिए। आपका जो भी मैट्रिक्स हो ना, आप उसको एक बार एज इट इज लिख दो, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। मैंने क्या बोला? आपका जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को एक बार लिख दो, और फिर उसके बाद एक काम करो। क्या काम करो? एक काम। वो काम क्या करो? ऊपर वाली जो दो रॉज है ना, ऊपर वाली जो दो रॉज हैं, एक ये रॉ हो गई और एक ये रॉ हो गई, ये दोनों रॉज को नीचे एक बार कॉपी डाउन कर दो। 1 3 3 1 4 3। मैंने दो बातें बोली। मैंने बोला हम एडजॉइंट निकालने का तरीका देख रहे हैं, क्या है, कौन किसकी ट्रिक है? ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। जो भी आपका मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स को एक बार एज इट इज कॉपी करो, और ऊपर वाली दोनों रॉज को नीचे एक बार कॉपी कर दो। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली दो रॉज है ना, इनको अगेन कॉपी करो। ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड की रॉ है और ये वाली पूरी रॉ है, इस पूरी कॉपी करके यहाँ पे लिख दो। मैं इस पूरी रो कॉपी करके यहाँ, इस पूरे कॉलम को, सॉरी इस पूरे कॉलम को कॉपी करो, और इस पूरे कॉलम को कॉपी करो। इस पूरे कॉलम को कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिमिलरली इस वाले पूरे कॉलम को कॉपी करूंगा। डन। अब एक लाइन बना दो, मैं दूसरा मार्क का यूज कर लेता हूँ। अब पूरी एक लाइन बना दो। लाइन बना दी। अब ना आपके ऊपर वाली किसी रॉ का काम है और ना इस कॉलम का काम है, ना इस ऊपर वाली रॉ का काम है अब कोई, ना इस कॉलम का काम है। जो काम है सिर्फ इन चारों का काम है। कैसे? आओ देखते हैं। क्या करो, मैं रेड मार्कर ले रहा हूँ, इन चारों के ऊपर एक सर्कल बना दो ताकि याद ना तुम्हें। सही है। अब सिंपल यहाँ पे डिटर्मिनेंट लो, सिंपल यहाँ पे डिटर्मिनेंट लो, डायरेक्ट करो, एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर हो, अपना लेवल इंक्रीज करो। मैं ऐसा आपका लेवल इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, अपना लेवल इंक्रीज करो। अब जो है ना, स्टेप्स लिखना छोड़ दो बेटा, अब एप्टीट्यूड की तैयारी करो, स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर दो। इस पूरे का मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, डिटर्मिनेंट लेके बताओ। 4 4 16 और 3 3 9, 16 माइनस 9 बेटा क्या होगा? 4 4 16, 16 माइनस 9, आप बोलोगे सर 7। इसका आंसर आ गया 7। अब अगेन देखो, बहुत गौर से देखो,
अब इस वाले से इस वाले का कॉलम बनाओ, पेयर बना रहे हैं हम बेसिकली, इसका और इसका पेयर बना दो। अब इनका डिटरमिनेंट लो, 3 वन ज़र 3 और माइनस का 4, तो 3 माइनस 4 बेटा क्या होगा, आप बोलोगे सर माइनस का 1। सिमिलरली अब इन दो का पेयर बनाओ, अब इन दो लास्ट वाले दो का पेयर बनाओ, 3 वन ज़र 3 और माइनस का 4, अगेन माइनस का 1। मैं अपना मार्कर कलर अगेन चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में आए। अब क्या करो, अब इन चारों का ऊपर वाली लाइन तो आपने ले ली ना, इसके साथ इसके और इसको आपने पेयर बना दिया, अब इसका और इसका पेयर बनाओ, क्या हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 और 4 3 ज़र 12, 9 माइनस 12 कितना होता है, आप बोलोगे सर -3। सिमिलरली इन चार का पेयर बनाओ, ये जो चार है ना, इन चार का पेयर क्या हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 और माइनस का 3 1। सिमिलरली इन चार का पेयर, इन दो का पेयर, इन चारों का 3 1 ज़र 3 और माइनस का 3 0, आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब जो लास्ट वाली रॉ खाली बच गई ऊपर वाले इन चारों का, किनका, इन चारों का। सिमिलरली फिर इन चारों का, फिर इनके दो का, 3 3 ज़र 9 और 9 माइनस 12, अगेन आप बोलोगे सर -3। इन तीन का पेयर, इन चार का पेयर बनाओ, 3 1 ज़र 3 और माइनस का 3 1 ज़र 3 0, और अगेन इन चारों का पेयर बनाओ, क्या हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 और माइनस का 3 सिंपल 1। ये आपका जो आंसर आया ट्रांसपोज आया, भी ये भी ट्रांसपोज आया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो आप, आपका जो भी यहाँ से आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। इसका आंसर ले लो तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 7 -1 -1 -3 1 0। सिंपल ट्रांसपोज ले रहा हूँ, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करो, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करो, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करो, -3 0 1, यही आ रहा है आपका, यही आपका एडजॉइंट होगा। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया, यकीन नहीं आता तो A1 A2 A3 के मैट्रिक्स से निकाल के देख लो, गलत आंसर है तो मेरी पकड़ सकते हो आप बिच्छी कि भाई आपने गलत पढ़ा है। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक आपको किसी भी सिंध बोर्ड के टीचर की तरफ से एटलीस्ट नहीं मिल सकती। ये शॉर्ट ट्रिक आपको किसी भी और नॉर्मल एप्टीट्यूड टीचर की तरफ से नहीं मिल सकती, जो आपको स्टडी एड प्रोजेक्ट इतनी कम रेट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तभी ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट होता है स्टडी एड प्रोजेक्ट की जानिब से, जो बहुत ही कम कीमत के ऊपर 40,000 फीस के मुकाबले में आपको वही तमाम कंटेंट दे रहा है जो कि 40,000 बच्चा दे के पढ़ता है अनीस हुसैन के अंदर या IB क्रेडिट्स के अंदर। हम वही कंटेंट आपको सिर्फ 2,500 रुपये में दे रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अनीस हुसैन का और स्टडी एड प्रोजेक्ट का, कि यहाँ पे सारे के सारे वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो किसी न किसी मशहूर इदारे से मुंसलिक हैं। मैं हूँ, वकार भाई हैं, साद वकार हैं, बिराल हैं, या कोई और लोग हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी बड़े इदारे से मुंसलिक हैं। क्लियर, हम वो फीस आपको 2,500 रुपये में दे रहे हो। ये फ़ायदा है स्टडी एड प्रोजेक्ट का। मैंने क्या करा, अगेन मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ए इनवर्स को मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया उसके एडजॉइंट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करा, इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। अगर तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई तो वेरी गुड, नहीं समझ में आई तो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन आ गया बेटा 1 2 3 0 1 4 0 4 1। इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अगेन ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है एडजॉइंट निकालने के लिए, अगर आपके पास इनवर्स निकालने के लिए आ जाएगा तो सिंपल जो भी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा वो डिवाइडेड बाय आप करवा दोगे डिटरमिनेंट के साथ, तो आपका इनवर्स वैसे ही आ जाएगा। सही है ना। तो ये मत कंफ्यूज होना कि भाई इनवर्स निकालने की आपने बात करी थी, एडजॉइंट बता रहे हो। तो एडजॉइंट ही मुश्किल चीज होती है बेटा। A11 A12 A13 वाली कहानी सिर्फ एडजॉइंट में होती है। इनवर्स निकालना तो मुश्किल ही नहीं होता, अगर एडजॉइंट का आंसर आपके पास होगा तभी तो आप इनवर्स निकालोगे। क्लियर। तो एडजॉइंट निकालने की ट्रिक है। क्या मैंने ट्रिक कही, मैंने कहा जो भी आपका मैट्रिक्स है उसको एज इट इज एक बार कॉपी कर दो। 1 2 3 0 1 4 5, यहाँ पे 5 है, आई एम सॉरी, 5 4 1। आपने एक बार पूरे मैट्रिक्स को कॉपी कर दिया। अब पहली दो रॉज, ये वाली रॉ ये वाली रॉ, पहली दो रॉज को एज इट इज नीचे उतार लो। 1 2 3 0 1 4 उतार ली। उतारने के बाद अब जो दो कॉलम्स है ना, स्टार्टिंग के दो कॉलम्स, स्टार्टिंग की दो रोज, ये वाली दो रॉज, अब स्टार्टिंग के ही दो कॉलम्स यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को कॉपी करके इस तरफ लिख दो। पहले वाला पहला कॉलम 1 0 5 1 0 और दूसरा कॉलम क्या है 2 1 4 2 1। उतार लिया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो सबसे आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक सबसे ऊपर वाली रॉ के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो। इस रॉ का भी काम खत्म हो गया, इस रॉ का भी काम खत्म हो गया। अब सिर्फ इन चीज़ों का काम बचा। कैसे इन चीज़ों का काम बचा, ये आपने बनाया एक स्क्वायर, एक तरीके से सर्कल बना दिया। इस तरीके से एक सर्कल इनके ऊपर बनाओगी पेयर, फिर एक तरीके से इनके ऊपर बनाओगे। क्लियर। आपने एक पेयर इन चारों का बनाया, फिर एक पेयर इन चारों का बनाया, फिर एक पेयर इन चारों का बनाया। अब सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट लेना है, कुछ भी नहीं करना। पहले इन चारों का डिटरमिनेंट देख लो। 1 1 1 और माइनस का 4 4 16, तो 1 माइनस 16 आप बोलोगे सर माइनस का 15। सिमिलरली इन चारों का देखो, ये 4 0 1 5 का 5 4 20 20 माइनस 0 सिंपल 20 का 20 आएगा। इन चारों का देखो, इन चारों सर्कल बनाया है ना, 4 0 0 ये 0 है, 4 0 0 और 5 अंदर 5, तो ऑब्वियसली 4 0 0 हो गया। तो भाई क्या होगा 4 0 0
4 0 0 और माइनस का 5 अंदर 5, तो 0 माइनस 5 ऑब्वियसली माइनस का 5 इट विल बी। अब मैंने क्या बोला, नीचे वाली रो पे आ जाओ, नीचे वाली सेकंड रो पे आ जाओ। इसका और इन चारों का बनेगा, कैसे बनेगा और मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरीके से बनेगा, इन चारों का बन गया 4 3 12, 12 माइनस 2 आप बोलोगे सर 10। सिमिलरली अब इन चारों का बनाओ, बना दिया। 1 1 1, 5 3 15, 1 माइनस 15 आप बोलोगे 1 माइनस 15 इज माइनस का 14। सिमिलरली अब इन चारों का बनाओ बेटा, 5 2 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6। अब बेटा इन चारों का बनाओ, नीचे वाली रो। 4 2 8, 4 2 8 और माइनस का 3, 4 2 8 और माइनस का 3, 8 माइनस 3 आई गेस 5, यस इट विल बी 5। इन चारों का बनाओ, 3 0 0 और माइनस का 4 आप बोलोगे सर माइनस का 4। देन इट इज़ इन चारों का बन जाएगा, इन चारों का बनेगा 1 1 1 और माइनस का 1 1 1 और 0 2 0, यानी कि 1 का 1 ही आएगा, यानी कि 1 का 1 ही आएगा। अगेन ये जो हम चीज़ बनाते हैं यहाँ से क्या होती है, ट्रांसपोज होती है। इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ता है, यानी कि यहाँ से हम जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, आपके पास एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा। -15 इस रो को, ये लेटी हुई है, खड़ा करना है। -15 20 माइनस का 5 ये लेटी हुई है, इसको खड़ा करना है। 10 माइनस का 14 6 लेटी हुई है, खड़ा करना है। 5 माइनस 4 1। ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया। कितने स्टेप्स लगे, हद मुश्किल से आपको जो है ना आई गेस 1 मिनट लगा होगा। ये 1 मिनट क्यों लगा, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप कम से कम 2 मिनट का टाइम देते हैं। बाकी जो एप्टीट्यूड के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो आपसे 2 मिनट डिमांड नहीं करते, वो हद से 50 सेकंड 60 सेकंड 70 1 मिनट से नीचे में हो जाते हैं। मगर जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े, अगर तो आप इसके ओरिजिनल मेथड से करोगे ये आपको 10 मिनट का क्वेश्चन पड़ जाएगा। बट हमें ओरिजिनल मेथड नहीं करना। क्यों नहीं करना, हम एप्टीट्यूड के अंदर है, एप्टीट्यूड के ऊपर शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। नॉर्मली अगेन ये शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा डिफरेंस है। तो ये आपका एडजॉइंट का आंसर है। अगर आप में से किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, मैं आपको टोटली याद देता हूँ कि भाई आप A11 A12 और इस मेथड से निकालने की कोशिश कर लिए। अगर आपका आंसर ये आ जाए, यही आ जाए, तो देन दुआ दे दीजिएगा मुझे। -15 10 5 20 -14 -4 5 6 और 1, यस बिल्कुल ये सेम आंसर आ रहा है। ये किसका आंसर आ गया, ये आपके पास एडजॉइंट का आंसर आया, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसका ए इनवर्स मांगा हुआ होगा तो आपका एडजॉइंट का आंसर आ गया। तो ए इनवर्स कैसे निकाल लेंगे आप, या आप जो भी मर्द और खातून बैठे हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो डिवाइड बाय इसके इस वैल्यू को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 तकरीबन कंप्लीट होता है। मेरे पास और एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि भाई अच्छा मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ी सी यार। अगर भाई मेरे पास कभी भी किसी टर्म के ऊपर मैं ए इनवर्स ले लूँ, किसी टर्म के ऊपर अगर मैं ए इनवर्स ले लूँ और उसी टर्म के एक बार फिर इनवर्स ले लूँ, मैं एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूँ और उस जो आंसर है उसका एक बार इनवर्स और ले लूँ, तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। क्लियर। बाकी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्म याद है, इंटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू इनवर्स बी। तो ये एक चीज़ हो गई। देन मेरे पास और काम के अंदर 2-3 चीज़ें और आती हैं। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कुछ आ जाती हैं। क्या होती है डिटर्मिनेंट की, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट की मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर आप में से कोई नोट्स बनाए तो नोट्स लिख लें भाई, मैं बाकायदा डिक्टेट करवा देता हूँ कि कभी भी आप डिटर्मिनेंट निकालो स्केलर का, डायगोनल का या फिर यूनिट मैट्रिक्स का, वो कैसे आएगा आपके वो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीपल ही होगा। यानी कि आप कभी भी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो किसका, स्केलर का, डायगोनल्स का, कभी भी आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो किसका, स्केलर का, डायगोनल मैट्रिक्स का या स्केलर मैट्रिक्स का या फिर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स का, वो किसके बराबर होगा, वो डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीपल के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके बाकी डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। अगर तो सेम होते तो स्केलर होता, और अगर सेम होने के अंदर भी सिर्फ 1 होते तो आइडेंटिटी होता। अभी कैसे डिफरेंट है, तो यानी कि 1 × 2 × 3, ये कैसा इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 6, 3 2 6। यानी कि डिटर्मिनेंट, अगर आप कोई भी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो स्केलर मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या फिर डायगोनल मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, वो हमेशा उनका मल्टीपल होगा या प्रोडक्ट होगा डायगोनल एलिमेंट्स का। तो इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं अपने पास, द डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा अगेन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने आपको समझाया था कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके इधर ऊपर वाली इधर नीचे वाली चीज़ 0, अगर नीचे वाली 0 होगी तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर वाली अगर डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाली चीज़ 0 होगी तो अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाली चीज़ें 0 होंगी तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही होता है।
नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाली बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ हैविंग वन रो और वन कॉलम इज 0। अच्छा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई एक पूरी रॉ 0 है, कोई एक पूरी रॉ 0 है, कोई एक पूरा कॉलम 0 है, या तो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसमें एक पूरी रॉ 0 के बराबर है, या फिर एक मैट्रिक्स में एक पूरी रॉ कॉलम 0 के बराबर है, तो क्या होगा, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या नॉर्मली आता है, 0 ही आता है। या फिर एक बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स की दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका भी डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के दो रॉस पूरी पूरी सेम हो, पूरी पूरी रॉस सेम हो, तो उसका आंसर भी क्या होता है, 0। अगेन ये बहुत शॉर्ट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इस लेवल के ऊपर बहुत कम कोई टीचर बताता है। ये प्रॉपर्टीज नॉर्मली इंसान को पता होनी चाहिए कि भाई अगर दो कॉलम्स मेरे पास मैट्रिक्स में सेम आ रहे होंगे तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। तो यानी कि व्हेन डिटरमिनेंट हैविंग एनी टू रॉस और कॉलम्स इक्वल या सिमिलर देन द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, या फिर व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ हैविंग वन रॉ और वन कॉलम इज 0 देन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यानी कि जब कभी किसी मैट्रिक्स के अंदर पूरी एक कॉलम का या फिर रॉ का वैल्यू 0 होती है तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स 0 होता है। अगेन यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत छोटा था, अगर मैं चाहता तो क्रैश के लेवल के ऊपर इसे 15 मिनट में या 20 मिनट में खत्म करवा सकता था। चैप्टर नंबर 3 और 4 को मर्ज करवा के पढ़ाना था मुझे ऑल्दो, बट मैंने स्टिल इसके अंदर ही बहुत डिटेल में चला कर सारी टाइप्स आपको पढ़ाई। देखो, अल्लाह के वास्ते अगर एक इंसान अब मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा है, तो बड़ा मेहरबानी आप लोग भी मेरी तरफ से कोशिश करो। मैं आपको जो भी प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको बैठ के सॉल्व करो घर पे बैठ के। ये टाइम आवारागर्दी का और फजूल गर्दी करने का और मीम शेयर करने का और इंस्टाग्राम्स और स्नैपचैट्स वगैरह यूज़ करने का नहीं है। ये सारे काम मैं खुद भी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो ये मैं समझना कि मुझे कैसे पता, मैं भी तुम लोगों की एज का ही, तुम लोगों से 1 से 1.5 साल या 2 साल बढ़ाऊँगा। तुम लोग ना तो मेरे बेटे जैसे हो ना ही मेरे बच्चे जैसे हो, बट मैं ऑब्वियसली बात करते एज अ टीचर ज़रूर कहता हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे शौक है। बट कहने का मकसद ये है कि भाई देखो, अपने टाइम को ज़ाया मत करो, अपने टाइम को किसी प्रोडक्टिव तरीके से गुजारने की कोशिश करो। किस तरीके प्रोडक्टिव हो सकता है भाई वो, कि जब तुम बैठ के भी चीज़ें सॉल्व करोगे। हाँ, एनडी में एडमिशन हो जाए फिर बेशक कूदो घूलो और 1-1.5 महीना आराम से एंजॉय करो, पर अभी बैठ के एटलीस्ट पढ़ो। आप में से जो कोई सुन रहा है मेरी बात, यार मैं लेक्चर इसलिए नहीं देता है कि मुझे कोई शौक है या मेरे अपने घर पे कोई बात नहीं मेरी सुनता, शायद मैं इसलिए यहाँ पे आके भाषण देने लग जाता हूँ। मुझे सिर्फ इतना शौक है यार, अगर मेरा एक स्टूडेंट भी कामयाब हो जाए, 60 बच्चों में से 80 बच्चों में से अगर सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट भी कामयाब हो जाए ना, और वो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर मिले और मुझसे कह सके कि सर आपने मुझे पढ़ाया था और मैं कामयाब हो गया, तो यकीन मानो मेरा सर फ़ख्र से बहुत बहुत बुलंद हो जाता है। और अल्लाह ने मुझे ऐसे मौके दिए और मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे ऐसे मौके देंगे। तो मैं इसलिए सिर्फ भाषण देता हूँ, मैं इसलिए सिर्फ बयानबाजी करता हूँ, मैं इसलिए सिर्फ मुँह के फायर करता हूँ कि यार अगर आप में से एक बंदा भी मेरी बात सुन के उस पर अमल कर ले तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार वही स्टे सेफ और घरों में रहें। रह मेहरबानी अल्लाह की करम, बैठ के पढ़ें अपना अपना, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द ज़िंदगी रही तो मुलाकात।